तो मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का ई निकेतन चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी रिसेंट में अभी जल्दी आप लोग के सामने एक ई निकेतन ऐप आने वाला है, जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ई निकेतन जो हमारा जो ऐप है, इस पे आप लोग को एकेडमिक क्लासेस, एकेडमिक इन द सेंस कि आपको 11 क्लास से लेके 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक की स्टडी कराई जाएगी। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराए जाएंगे, जैसे कि बीपीएससी हो जाते हैं, पीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, वो उसके बाद जनरल एग्जाम जितने भी हैं, उसके प्रिपरेशन आप लोग को ई निकेतन के ऐप पे कराए जाएंगे। इस पे आप लोग इनरोल होके, आप लोग इसमें इनरोल करके आप लोग इस पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर सकते हो। तो जल्दी आप लोग के सामने ये ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप लोग लाइव क्लास कर सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट के लाइव क्लास होंगे। और आप लोग को ई निकेतन चैनल के थ्रू आप लोग को जो है जितना भी स्टडी मटेरियल होता है ना, नोट्स होते हैं, सारे कुछ प्रोवाइड किया जाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे। जैसे ही आप लोग इनरोल होते हैं इसमें, तो आप लोग को आपके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे, अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है तो आप लोग को ये जो स्टडी मटेरियल है जितने भी, वो आपको भेजे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर पे आता हूँ। आज आप लोग का चैप्टर है, ये हमारा जो है ऐप है, उसका नाम है ई निकेतनम। ई निकेतनम, ठीक है। आज आप लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट या ईवीएस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो इन्वायरमेंट वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड से आया है। तो इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड से हुआ है। ये इन्वायरमेंट वर्ड गिवन बाय, इन्वायरमेंट वर्ड्स गिवन बाय फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इसका फ्रेंच वर्ड है इन्वायरन। ठीक है, एक इन्वायरन वर्ड से इन्वायरमेंट बना है। ये इन्वायरन फ्रेंच वर्ड है, इससे इन्वायरमेंट बना है। इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ, मतलब चारों दिशाओं में घेरे हुए हैं। ठीक है, ठीक। तो ये फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना हुआ है इन्वायरमेंट। इन्वायरन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। ठीक है, ये क्या रिफर करता है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या रिफर करता है हमारा? ये सराउंडिंग जो रिफर करता है, ये बताता है, इट रिफर्स अबायोटिक। अबायोटिक में क्या होता है? अबायोटिक में से हो गया नॉन लिविंग, या इसको बोल सकते हैं आप अजैविक, अजैविक। ठीक है, एंड बायोटिक मतलब जैविक। ठीक है, तो इसमें हमारे सराउंडिंग में क्या क्या आता है? अबायोटिक आ जाता है, बायोटिक आ जाता है। अबायोटिक मतलब अजैविक। अजैविक मतलब क्या हो गया? आपके जितने भी जैसे नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, जैसे सनलाइट है, ठीक है, सन है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। और उसके बाद बायोटिक्स में क्या आ गया? ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, etc। ठीक है,
तो चलिए ये आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो आप ये एनवायरनमेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आप इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं एवरीथिंग दैट that that surrounded, ठीक है, that surrounded on organism, everything that surrounded on organism during lifetime। इसको आप क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, एवरीथिंग दैट सराउंडेड ऑन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब क्या हो गया, जीवन काल के दौरान जीवों को घेरने वाले हर एक चीज, जीवन काल के दौरान जीवों को घेरने वाले प्रत्येक चीज। ठीक है, तो इसमें जीवन काल के दौरान ये जो इन्वायरमेंट किस वर्ड से, मतलब इसका डेफिनेशन आप इस तौर पे बोल सकते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंडेड ऑन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जीवन काल के दौरान जीवों को घेरने वाले प्रत्येक चीज। ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको इन्वायरमेंट का वर्ड बातें। इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंट कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ, और सराउंडिंग किसको रिफर करता है, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एंड बायोटिक मतलब लिविंग्स। ठीक है, चलिए चलिए, तो मैं अब आप इन्वायरमेंट के जितने कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब घटक, इसके कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे एनवायरनमेंट के, वो क्या क्या है आप उसको देखें एक बार। ठीक है, ठीक है, तो घटक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट के घटक क्या क्या है। इन्वायरमेंट के घटक हो जाते हैं आप लोग को, तो इन्वायरमेंट के घटक के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आता है अबायोटिक, मतलब अजैविक। और दूसरा हो जाता है बायोटिक्स, ठीक है, यानी कि जैविक। ठीक है, तो अबायोटिक और बायोटिक दो घटक हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, किसके, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। चलिए, अबायोटिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं वो हम लोग समझते हैं एक बार। देखिए, अबायोटिक में हमारे जितने नॉन लिविंग्स हैं वो आ जाएंगे, और बायोटिक्स में हमारे जितने भी लिविंग है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अबायोटिक्स के अंदर में भी जो है ये कैटेगरी होता है, एक तो इसके अंदर होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक। अब नेचुरल क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नेचुरल में आप लोग हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे एयर,
लाइट, वाटर, वायु, प्रकाश, जल। ठीक है, ये क्या हो गया? नेचुरल का पार्ट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम क्या आ जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। इसके अंदर आ जाएगा इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, आविष्कार। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र हो गए। ठीक है, अब आपने इन्वेंशन किया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आया। इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन में ही आप लोग देखते हैं कि वाटर का यूज कर हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज करके डैम बनाते हैं। डैम, डैम। ठीक है, डैम मतलब बांध। बांध। ठीक है, डैम हो गया। और क्या क्या हो जाते हैं इसके अंदर? कैनाल यानी कि नहर। ठीक है, इटीसी इत्यादि। ठीक है, तो अबायोटिक के अंदर दो चीज हो गए। नेचुरल में हो गए आपको एयर, लाइट, वाटर। और आर्टिफिशियल में क्या हो गए? इन्वेंशन। आपने जो हम लोग जो इन्वेंशन करते हैं, जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो हो गए। इंस्ट्रूमेंट हो गए, डैम हो गए, डैम मतलब बांध हो गए, कैनाल हो गए, नहर हो गए, टीसी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बायोटिक में देखते हैं। बायोटिक के अंदर देखिए, सबसे पहले तो इसमें ऑल लिविंग इंक्लूडेड होता है। अब इसके अंदर देखिए तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या क्या होती है देखिए, अब सबसे पहले जानते हैं। तीन चीजें होती है इसके अंदर। एक होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। उत्पादक। ठीक है, उत्पादक कौन होते हैं? जो कि अपने फूड खुद बनाते हैं, अपने भोजन खुद बनाते हैं। प्रोड्यूस फूड इटसेल्फ। ठीक है, भोजन का खुद से उत्पादन करते हैं। भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं। ठीक है, भोजन का उत्पादन स्वयं करते कौन हो गया इसमें? और जो कि भोजन का उत्पादन खुद करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस कंडक्ट मतलब प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करते हैं? तो इसमें होगी आप लोग का ग्रीन प्लांट। कौन हो गया? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन खुद बनाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी पार्टिसिपेट नहीं बोल सकते आप, ये ऑलरेडी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता क्या होता है? ये डिपेंड्स ऑन फूड, डिपेंड्स फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म
ठीक है। कंज्यूमर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, अदर अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर। इसके अंदर कौन कौन हो गया, इसके एग्जाम इसके अंदर आ जाएगा कौन कौन भोजन, कौन कौन जो है कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये हो गए ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो क्या हो गया ह्यूमन, मानव एवं जंतु। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर हो गए। तीसरा होता है अपना डिकम्पोजर। तीसरा क्या होता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब अपघटक। अपघटक क्या होता है, अपघटक क्या होता है, ये जो है ये फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे। डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों पे। मृत जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें एग्जाम्पल ले लें आप लोग। तो इसके अंदर क्या आ गया, अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने सुना होगा, केचुआ। इसको हिंदी में बोला जाता है केचुआ। एंड फंजाई। ठीक है, फंजाई जानते हैं, कवक। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट्स हो गए, जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो हो गए अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में अजैविक आ जाते हैं। अजैविक मतलब जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, जैसे कि नेचुरल, इसके अंदर भी नेचुरल हो गए, आर्टिफिशियल हो गए। नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि एयर, लाइट, वाटर। ठीक है, वायु, प्रकाश, जल। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या क्या आ गए आपके, इन्वेंशन हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, डैम हो गए, बांध हो गए, और कैनाल हो गए। ठीक है, और बायोटिक के अंदर जितने भी लिविंग्स हैं सारे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो कि अपना भोजन भोजन खुद पकाते हैं। ठीक है, भोजन के लिए खुद अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो कौन हो गए वो, ग्रीन प्लांट हो गए, ये फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं, इसमें ग्रीन प्लांट हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो वो कौन से हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तीसरा होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब अपघटक। ये क्या होते हैं, ये भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे, तो मृत जीव खाते। अर्थवर्म, फंजाई। अच्छा, आपको हो गया कि जनरली कि मृत जीवों पे तो ह्यूमन भी खाते हैं, लेकिन क्या आप यह कर सकते हो, डेड ऑर्गेनिज्म मतलब सड़ा गला चीज आप खाते हैं। ठीक है, सड़ा गला चीज तो नहीं खाते हैं आप लोग, तो आप डेड ऑर्गेनिज्म मतलब सड़ा गला ये चीज खाते हैं, अर्थवर्म जो हो गए, फंगाई फंजाई जो होते हैं। ठीक है, तो आप डिकम्पोजर इसमें बोल सकते हो। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें प्रोड्यूसर पूछ लेगा, कंज्यूमर पूछ लेगा, और डिकम्पोजर पूछ लेगा। इनमें से कौन डिकम्पोजर है, कौन से प्रोड्यूसर हैं, कौन से प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तब तक नोट कीजिए आप लोग इसको। पानी के लिए
आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट आप लोग को सिलेबस डिस्कस करता हूँ कि आप लोग को इन्वायरमेंट क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। सिलेबस में देखिए आप लोग को 3 यूनिट इसमें पढ़ाई होंगे, 3 सेक्शन होंगे। तो यूनिट 1 में, सॉरी यहाँ से हम लिख लेते हैं, जो यूनिट 1 होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट ज़्यादा ऊपर होगी, टू और यूनिट 3। तो हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो यूनिट 1 के अंदर आप लोग को आ जाएंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, स्टडी लेवल हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, जो कि अभी मैंने आप लोग को समझा दिया अच्छे से। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, जो कि अभी मैंने समझा दिया आप लोग को। उसके बाद इसमें हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी ये भी पढ़ा दिया आप लोग को, मतलब घटक, जो कि अभी बताया अबायोटिक और बायोटिक्स। प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरण के समस्या, पर्यावरण के समस्याएं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, आप लोग जानते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये पॉल्यूशन के अंदर के पार्ट हो गए, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरियस है, अभी हानिकारक है, ठीक है। आगे होगा कन्वेंशन। कन्वेंशन में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशन क्या होता है, सम्मेलन। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। तो ये हो गया हमारा यूनिट 1 का पार्ट। इसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को पढ़ना है डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, कन्वेंशंस, ठीक है। यूनिट 2 में क्या होगा, यूनिट 2 में होगा आप लोग का बायोडायवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसके डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा इसका पहले पढ़ेंगे, स्टडी लेवल इसका परिभाषा हो जाएगा। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण, विभाजन, विभाजन बोल सकते हैं। विभाजन हमारे इंडिया में अलग है, वर्ल्ड में अलग है विभाजन इसका, ठीक है। तो इसके अंदर ही हो जाएगा इंडिया एंड वर्ल्ड। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमारे इंडिया में कैसा है,
तो आप लोग सुनते होंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हो गए इसके प्रॉब्लम्स। बायोडाइवर्सिटी के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। समस्याएं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा गर्मी है। प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज किए गए हैं, तो वो लोग हम पढ़ेंगे। इसमें हो गया सुरक्षा, तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। प्रोटेक्शन के अंदर में आ जाएगा आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान के बाद आप लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया आपका वेटलैंड, आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ एंड एक्ट हैं, ठीक है, कानून और विधि, ठीक है, कानून और विधि। इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉ एंड एक्ट बनाए गए हैं, उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल यूनिट 2 का आप लोग का स्टडी लेवल। और यूनिट 3 में हम लोग आते हैं। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा इकोलॉजी, ठीक है। ये वनडे एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल है, जो भी वो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसको भी समझेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को अच्छा लगेगा ये। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहले इसका स्टडी लेवल में डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम लोग इसका जो इसमें होगा, इसके बाद इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बाद आप लोग हो जाएगा बायोम। अच्छा, इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम को बायोम ही बोलते हैं, बायोस्फीयर जैव मंडल,
पहले इकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर बायोम पढ़ेंगे, बायोस्फीयर पढ़ेंगे, उसके बाद फूड चेन, आहार श्रृंखला, फूड वेब, आहार जाल। ठीक है, और बायोकेमिकल साइकिल, जैविक जैव जैव रसायन चक्र। तो ये हो गया आपको यूनिट 3 का सेक्शन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और जितने भी यूनिट देख रहे हैं इसमें आप लोग को करंट से रिलेटेड जितने भी इशू है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग का इससे करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, जो एनवायरमेंट सेक्शन का पार्ट्स है वो इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोग का सिलेबस हो गया। ठीक है, इसे नोट्स कर लें आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में मानव का प्रभाव। पर्यावरण में मानव का प्रभाव। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हूँ कि मतलब पर्यावरण में मानव का क्या क्या प्रभाव है, मानव कैसे पर्यावरण को इफेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो भी जितने भी रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमन, उसका इफेक्ट क्या इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है उसको आप लोग एक डायग्राम से समझिए। देखिए जो ह्यूमन है, मान लीजिए ये ह्यूमन है, सॉरी बड़ा सा बन गया। ह्यूमन ह्यूमन क्या कर रहा है? ह्यूमन जितने भी एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, इसका दोहन कर रहा है। ठीक है, इसका क्या कर रहा है? ह्यूमन जितने भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के, उसका क्या कर रहा है? दोहन कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? दोहन कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है?
कंपोनेंट का यूज करके इस पे क्या कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है। इन्वेंशन मतलब इन द सेंस रिसर्च, आप बोल सकते हो रिसर्च कर रहा है। इस पे क्या कर रहा है, जितने कंपोनेंट उस पे क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च। ठीक है, तो ह्यूमन जो है जितने कंपोनेंट्स उसको यूटिलाइज करके उस पर रिसर्च कर रहा है, तो उसका इफेक्ट ये दोनों पे पड़ेगा, कंपोनेंट्स पे भी पड़ेगा एज वेल एज ह्यूमन पे भी पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसको इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए कैसे पड़ता है, उसको आप लोग ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ। तो ये सब, ये कंपोनेंट्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और ह्यूमन पे भी पड़ रहा है। ये कैसे पड़ रहा है आप लोग देखिए इसको। जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन है, इन्होंने क्या किया, वाटर को यूटिलाइज किया, यानी कि वाटर का दोहन किया। वाटर को यूटिलाइज करके क्या बनाया, डैम बना लिया। ठीक है, डैम बना लिया, क्या बना लिया, डैम बना लिया। तो ह्यूमन ने क्या किया, वाटर को यूज करके डैम बना लिया। तो डैम से क्या होगा, डैम का इफेक्ट, डैम बनने से क्या हो गया, हमारा वाटर लेवल कम हो गया, क्योंकि एक ही जगह हम वाटर को इकट्ठा कर लिए। तो वाटर लेवल हमारा क्या हो गया, वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वाटर लेवल डिक्रीज कर जा रहा है। उसके बाद अब ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप डैम बनाते हो, अगर डैम ब्रेक कर जाता है, अगर यही डैम ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने पे क्या होगा, फ्लड का कंडीशन आएगा, फ्लड का कंडीशन आ जाएगा। तो फ्लड आने से क्या होगा, ह्यूमन इफेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग देखा कि कैसे एनवायरनमेंट पे मतलब मानव का प्रभाव पड़ रहा है। तो मानव में क्या किया, वाटर को यूटिलाइज करके डैम बनाया, डैम से क्या हुआ, वाटर लेवल डिक्रीज कर गया, वाटर लेवल डिक्रीज कर गया, प्लस डैम अगर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड का कंडीशन आ जाएगा, जिससे क्या मानव बुरी तरह से प्रभावित होंगे, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आपका ह्यूमन का इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लिए आप लोग, इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए मैं अब डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्या क्या इन्फ्लुएंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए डायरेक्ट आता हूँ प्रॉब्लम्स पे। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, वो समझते हैं हम लोग। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव। ठीक है, वनों का कटाव। तो इसमें हम लोग देखते हैं वनों का कटाव क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इससे इससे क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, वो भी देखते हैं हम लोग इसमें। इन्वायरमेंट में क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, इसके बेनिफिट समझें। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, वन। 30% एरिया जो है, जो स्थल भाग है, लैंड है, उसका 30% एरिया वनों से घिरा हुआ है। 30% एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ठीक है, 30% जो क्षेत्र है वो
स्थल भाग का जो क्षेत्र है वो वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 30% पार्ट है इससे घिरा हुआ। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, वन होने से क्या प्रोवाइड, वेजिटेशन से क्या हमें क्या क्या मिलती है, इट प्रोवाइड प्योर एयर, ये क्या देती है, शुद्ध हवा उपलब्ध कराती है। ये क्या हो गया इसके बेनिफिट, शुद्ध हवा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और ये हेल्पफुल होते हैं रेनफॉल में, हेल्पफुल इन रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा में सहायक होती है, वर्षा में सहायक होती है। कौन, फॉरेस्ट। कैसे वर्षा में सहायक होती है इसको समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको डायग्राम से, फिगर से समझाता हूं। देखिए ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, ठीक है। इसके लीव्स होंगे, इसके पत्तियां होंगे, लीव्स, ठीक है। पत्तियां क्या करते हैं, जो भी ये पेड़ है, ट्री है, इसकी पत्तियां जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेशन करते हैं, ट्रांसपेरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर वेपर इकट्ठा करने लगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा वाटर वेपर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वाटर वेपर इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये क्या किया, लीव्स क्या किया, ट्रांसपिरेशन करने से क्या किया, वाटर वेपर को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो वाटर वेपर जब इकट्ठा हो गया तो यहाँ से बहने वाली हवाएं, यहाँ से बहने वाली हवाएं, यहाँ से बहने वाली हवाएं इसको एटमॉस्फेयर में यहाँ ले आया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये इकट्ठा हो गया वाटर वेपर, सारे वाटर वेपर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो वाटर वेपर जब इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन मतलब यहाँ क्या हो गया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब संघनन, मतलब जियोग्राफी का कंडीशन हो गया, यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बादल का निर्माण हो गया। तो बादल का निर्माण हो तो इससे क्या होगा, रेनफॉल हो गया, रेनफॉल स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये मतलब ये नहीं कर सकते कि पेड़ पौधे जो है ये फॉरेस्ट जो है ये वर्षा कराते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे आप लगाते हो, इसीलिए तो बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ेगा, वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो ये सीन है। तो आप लोग समझ गए इसमें कि कैसे रेनफॉल, ये फॉरेस्ट जो है हेल्पफुल है रेनफॉल में, ठीक है। तो ट्रांसपेरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन, वाटर वेपर यहाँ पे इस हवा के द्वारा यहाँ पे आ जाता है और कंडेंसेशन का कंडीशन हो जाता है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होने से क्या हो जाता है, बादल, वर्षा हो जाता है, ठीक है, रेनफॉल हो जाता है। तो इसको आप लोग समझ लिए अच्छे से। तीसरा होता है कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है, कंट्रोल सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट जो है क्या करता है, सॉइल मृदा अपरदन को कंट्रोल करता है, रोकथाम करता है, ठीक है, मृदा अपरदन का रोकथाम करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है। मृदा अपरदन को कैसे रोकता है समझिए, मान लिए मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है,
इसके जड़ें हैं, इसके ये जड़ हैं, रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स में क्या होते हैं, जितने भी सॉइल होते हैं, ये सॉइल है, इसको क्या करते हैं, एक जगह बाइंड करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, ठीक है। ये दबा के रखते हैं, इससे क्या हो गया, सॉइल इरोजन कंट्रोल हो गया, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं ये सॉइल को क्या किए, रोक के रखे हैं, ठीक है, बाउंड करके रखे हैं, ठीक है, अपने अंदर, तो रूट्स के अंदर। तो इस तरह ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन अमाउंट, मतलब कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, डिफोरेस्टेशन के, फॉरेस्ट के बेनिफिट्स हो गए। तो आप लोग को जनरली जान गए 30% एरिया जो है लैंड का, जो 30% एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। फॉरेस्ट में क्या देती है, प्योर एयर देती है, हेल्पफुल होती है रेनफॉल में, ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है और कार्बन अमाउंट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेनिफिट्स। तो जस्ट अपोजिट डिफोरेस्टेशन में क्या हो रहा है, इसके अपोजिट ले लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। औद्योगिकीकरण करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि हम वन को काटते जा रहे हैं, वहां पे क्या प्लांट्स लगा रहे हैं हमारे, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्योर एयर हमें नहीं मिलेगा, जस्ट अपोजिट इसका कर लीजिए, प्योर एयर नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। इससे क्या क्या, इसके क्या क्या वो होंगे साइड इफेक्ट, प्योर एयर नहीं मिलेंगे, हेल्प रेनफॉल में, हेल्पफुल रेनफॉल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा रेनफॉल, क्यों, वाटर वेपर तो बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। दूसरा चौथा कार्बन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और कार्बन अमाउंट इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यही क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो इसके साइड इफेक्ट आज आप देख रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये डिफोरेस्टेशन का ओवरऑल पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर ले आप लोग। अच्छा, डिफोरेस्टेशन ज्यादातर माउंटेनियस एरिया पे किया जा रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो मैं इसको भी समझाता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, इसके रूट्स हैं, इसमें सॉइल भरे हुए हैं। सॉइल को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये सॉइल होगा, मिट्टी, ये मिट्टी क्या है, बाउंडेड है इसके रूट्स में, ठीक है। ये रूट्स क्या कर रखे हैं, बाउंडेड कर रखे हैं। जनरली जो माउंटेनियस एरिया होता है वहां पे डिफोरेस्टेशन आज के डेट में हो रहा है, ठीक है। तो तो ये क्या हुआ, सॉइल बाउंडेड है यहाँ पे। अब देखिए सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या किए, इस जितने भी ये ट्री है इसको हम लोग काट दिए, ठीक है। इसको काटते गए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, ठीक है। इसको काट के हॉस्पिटल बना दिया, तो हमने क्या किया, वन को काट दिया। वन को काटने से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो सॉइल था, और यहाँ पे एक झील है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, झील है। तो ये जो सॉइल था, इसके कटने के बाद क्या होगा, ये सॉइल, ये जो सॉइल था ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया गिर के। और वनों का कटाव करने से क्या हो गया, यहाँ पे माउंटेन का भी इरोजन शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। माउंटेन का भी अपरदन होना शुरू हो गया और सॉइल इरोजन भी हो गया। तो जितने भी सेडिमेंट होंगे, सेडिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे इस झील में आके, यहाँ से, ठीक है, इस झील में स्टोर हो गए। अच्छा, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं देखिए। अब ये जो जितने भी सेडिमेंट है यहाँ पे जमा हो गए, तो ये जो झील में वाटर का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया, वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जिससे क्या हो गया, ये हमारा लेक जो है, लेक डिस्ट्रॉय हो गया, लेक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वाटर लेवल तो कम हो गया। अब वाटर लेवल कम हो गया तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। जमीन क्या कर रही है, पानी को सोख रही है, पानी को सोखती है। अगर पानी है तो पानी को सोख रही है, और तो इससे क्या वाटर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि इसमें पानी ही कम है, इस लेक में पानी ही कम है, क्योंकि सेडिमेंट का यहाँ पे सेडिमेंट स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जितने भी अवसाद है यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए हैं, तो इससे क्या हो गया, वाटर लेवल तो ऑलरेडी कम है, तो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये जनरली जो है मिडिल हिमालय का प्रॉब्लम है, ये मिडिल हिमालय का प्रॉब्लम आज की डेट में है, ठीक है। ये मिडिल हिमालय का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, इसी में आप लोग थोड़ा अब पढ़िए, वर्ल्ड लेवल पे मैं बता रहा हूँ इसको। आप लोग ने सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट का नाम आप लोग सुना होगा, हाईलाइटेड है, करंट का इशूज रहा है ये, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन का वन, क्या है इसका इशू, इसको समझते हैं हम लोग। सॉरी, फॉरेस्ट, अमेजन का वन, इसको समझते हैं हम लोग अमेजन का वन को। देखिए अमेजन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, उसको हम लोग समझते हैं तो।
बड़ा सा फिगर बनाते हैं, छोटा सा। ये क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जितना पार्ट है, ये जो मिडिल पार्ट देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है? अमेजन फॉरेस्ट है। तो अमेजन फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्ट कोई हो गया, यहाँ पे ब्राजील है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे ब्राजील है, यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे कोलंबिया हो गया, यहाँ वेनेजुएला हो गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ब्राजील हो गया, यहाँ पेरू हो गया, यहाँ कोई पेरू हो गया, यहाँ आपका वेनेजुएला हो गया, यहाँ कोई इक्वेडोर हो गया, इक्वाडोर, ठीक है। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, अच्छा सॉरी, कोलंबिया यहाँ हो गया, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला कहीं हो गया, यहाँ गुआना हो गया, यहाँ फ्रेंच गुआना, यहाँ कोई सूरीनाम, ठीक है। तो ये हो गया ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम। तो ये जो मैक्सिमम एरिया है यहाँ पे क्या करता है? ये अमेजन फॉरेस्ट लाई करता है। ये पूरे पार्ट में क्या करता है? ये जो कॉलम है, ये पूरे कॉलम में क्या करता है? अमेजन फॉरेस्ट लाई करता है। और मैक्सिमम पार्ट जो है अमेजन फॉरेस्ट का, वो कहाँ लाई करता है? मैक्सिमम पार्ट और अमेजन फॉरेस्ट लाइज इन ब्राजील, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेजन फॉरेस्ट का मैक्सिमम पार्ट कौन से कंट्री में लाई करता है? कौन से कंट्री में है? तो ब्राजील है। ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो अमेजन फॉरेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आज के डेट में है? एक तो डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन का, एंड फायर, फायर, वन कटाव, वनों का कटाव एवं आग, ये प्रॉब्लम अमेजन फॉरेस्ट में देखा जा रहा है आजकल। अब करंट में सुनेंगे अमेजन फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था। जनरली हम लोग इसको हाईलाइटेड इस बेस पे नहीं किए कि वनों का कटाव हो रहा है, आग हो रहा है आज के डेट में। इससे पहले हम लोग 17% एरिया हम लोग इसका डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अमेजन फॉरेस्ट का 17% एरिया जो हम लोग क्या किया, डिफॉरेस्टेशन पहले कर चुके हैं। इससे पहले, आज का ये नहीं है, इससे पहले का प्रॉब्लम ये है। इससे पहले हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सके हैं। 70% एरिया को हम लोग इससे पहले ही डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हम लोग इतने एरिया को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो ये आज की डेट में समस्या है इसका, ठीक है। अच्छा, अमेजन फॉरेस्ट का नाम अमेजन फॉरेस्ट क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से अमेजन रिवर क्रॉस करती है।
अमेजन रिवर के नाम पे इसका नाम अमेजन फॉरेस्ट पड़ा, क्योंकि अमेजन रिवर यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा कि अमेजन फॉरेस्ट का जो ये पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट कहाँ लाई करता है, तो ब्राजील में करता है। यहाँ पे क्या समस्या है इसके में, डिफॉरेस्टेशन और फायर, और इसका 70% एरिया जो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले ही इसका वनों का कटाव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और अमेजन फॉरेस्ट का नाम अमेजन फॉरेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से अमेजन रिवर क्रॉस करती है। ठीक है, चलिए चलिए इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया आपको डिफॉरेस्टेशन के अंदर का, अमेजन फॉरेस्ट में आप लोग को समझा दिया, इसको नोट्स कीजिए आप लोग। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखता हूं मैं हम लोग। इसी में बहुत ही भयंकर समस्या एक और है एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब प्लास्टिक प्रदूषण, इसको पढ़ते हैं। देखिए जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं वो किससे बनाए गए, पॉलीमर। पॉलीमर से हम लोग क्या बनाए, पॉलीमर से हम लोग क्या बनाए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। पॉलीमर से हम लोग क्या बनाए, प्लास्टिक प्रोडक्ट। और प्लास्टिक प्रोडक्ट में क्या गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पॉली बैग, या इसको आप लोग इजीली बोल सकते हैं पॉलीथीन। ये सबको ही जानता है पॉलीथीन, जो आप लोग मार्केट में देखते होंगे, पतली सी प्लास्टिक की बैग होती है, जिसमें आप लोग सब्जी वब्जी कैरी करते हो, तो ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट पॉलीमर से बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा आज के डेट में बहुत ज्यादा डेंजरस है। बहुत सारी कंट्री है जिसको जो कि अभी बैन कर दी है इसको, हमारे इंडिया में भी बैन है जनरली। तो वो तो अभी चोरी छिपे कोई यूज कर ले रहा है अभी, तो वो अलग बात है, लेकिन बैन है हमारे यहाँ भी। तो इसकी कुछ माइक्रोन्स की कुछ कुछ पॉलीबैग जो कि बैन है, और कुछ क्राइटेरिया उसकी मैं आप लोग को कंफर्म करा दूंगा उसका। तो वो अभी हमारे इंडिया में भी बैन है। तो चलिए प्लास्टिक पॉल्यूशन में पहले इसके बारे में मैं शुरू से जानता हूँ। इसमें एक पीछे की मैं समझता हूँ इसको पीछे से अच्छे से। देखिए 1965 में एक था 1965 में चल रहा स्टेप गुस्ताफ थुलिन, एक इंजीनियर हुआ 1965 में, स्टेप गुस्ताफ थुलिन। ये स्वीडिश इंजीनियर था। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिजाइन पॉलीबैग। पॉलीबैग का सबसे पहले किसने डिजाइन किया,
स्टेफ गुस्ताव थुलिन, वो कहाँ का था? स्वीडिश का था। वो 1965 में क्या किया? पॉलीबैग को डिजाइन किया। ठीक है, तो पॉलीबैग को डिजाइन किया, तो इसको पॉलीबैग को डिजाइन करने के लिए, पॉलीबैग बनाने के लिए एक यूरोप की कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी, सेलोप्लास्ट। सेलोप्लास्ट एक कंपनी थी यूरोप की, जिसने कि पॉलीबैग डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1965 में स्टेफ गुस्ताव थुलिन जो था, ये फर्स्ट पॉलीबैग को डिजाइन किया, और वहां की जो यूरोपियन कंपनी एक सेलोप्लास्ट, इन्होंने पॉलीबैग डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आगे देखिए क्या हुआ, 1987 में 80% एरिया, 80% पॉलीबैग यूज्ड इन यूरोप। 1987 में क्या हुआ, 80% पॉलीबैग जो है, 80% पॉलीबैग यूरोप में यूज होने लगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 1997 में एक साइंटिस्ट आया, रिसर्चर था, चार्ल्स मूर। 1997 में एक चार्ल्स मूर करके साइंटिस्ट आया, इन्होंने एक रिसर्च किया और इसने पाया कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं मतलब जलीय जीव जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बोलिए, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाता है ड्यू टू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या पॉलीबैग। इन्होंने रिसर्च किया, अब देखिए, ये जो चार्ल्स मूर थे 1997 में एक रिसर्च किया और उसमें बताया कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट, हमारे जितने भी ओशियन है, सी है, रिवर है, उसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका क्या हो रहा है, वहां पे जाके जमा हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जितने एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसको खा जा रहे हैं नए चीज समझ के, और उससे क्या हो रहा है, हमारे उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके शरीर के इंटरनल पार्ट में डिके होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च किया, तो अब प्लास्टिक प्रोडक्ट जितने भी हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डू नॉट डिस्ट्रॉय। प्लास्टिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, प्लास्टिक प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, इससे क्या होंगे, बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलेंगे, सॉरी पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट निकलेंगे, प्रदूषक। ठीक है, बहुत सारे प्रदूषक निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है कैसे इसमें ये खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, इसको मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, सी है, ठीक है, ठीक है, ये कोई सी है, ये कोई सी है या रिवर है, यहाँ पे कोई आदमी था, यहाँ पे कोई एक आदमी है, बीच पे अच्छा सा ये आदमी,
इन्होंने क्या किया, पानी पिया, पानी का बोतल इसमें फेंक दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पानी का बोतल यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, इन्होंने पानी का बोतल फेंक दिया। अब यहाँ पे कोई घर है, इससे भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो रहे हैं जमा, यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी हो रहे हैं। तो इस पानी में जो ये जो पानी है, ये जो वाटर है इसके, ठीक है, इसमें क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। हमारे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे जीवित रहते हैं पानी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेके। डिजॉल्व ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, जिससे क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक, इसमें बहुत सारा प्लास्टिक यहाँ पे स्टोर हो गया, जिससे क्या हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घट गया, कम हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो रहे हैं, डेड कर रहे हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डाइड। ठीक है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन 3 टाइप के होते हैं, सीओडी, डीओ एंड बीओडी। मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा इसको। तो अभी फिलहाल जाने इसमें जितने भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, इससे क्या हो रहा है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डेड मतलब मर रहे हैं। आप लोग सुना होगा, गंगा रिवर का एग्जांपल ले सकते हैं कि गंगा रिवर में आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे कि डॉल्फिन क्यों मर रहे हैं, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजल ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जितने भी डॉल्फिन है या फिश है, सब क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको टोटल ओवरऑल प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा, प्लास्टिक प्रोडक्ट पॉलीमर से बनता है। प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीबैग को सबसे पहले कौन डिजाइन किया था, 1965 में स्टेप गुस्ताव थुलिन स्वीडिश इंजीनियर थे जिन्होंने डिजाइन किया था। 1987 में क्या हुआ, फिर देखा गया 80% पॉलीबैग यूरोप में यूज होने लगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्टेप गुस्ताव थुलिन है, ये इन्होंने डिजाइन तो किया, और यहाँ की एक कंपनी थी, यूरोप की कंपनी थी सेलोप्लास्ट, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया पॉलीबैग बनाने का। तो इन्होंने पॉली बल्क बल्क में बनाना शुरू कर दिया। तो बल्क में बनाने से क्या हो गया, 1987 तक देखा गया कि 80% पॉलीबैग यूज होने लगा। और उसी के बाद 1997 में देखा गया, एक चार्ल्स मूर था रिसर्चर, इन्होंने रिसर्च किया कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो मर रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्यों, ड्यू टू प्लास्टिक प्रोडक्ट या पॉलीबैग। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इसको अगर बंद करेंगे तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट फैलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग, इसमें क्या होता है, इसको यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी रिवर हैं, सी है, उसमें क्या कर रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, फेंकते गए यहाँ से जितने भी कचरे में पॉलीबैग से इसके डिपोजिशन से क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर में जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन थे उसके लेवल क्या हो गए, कम हो गए। और डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल कम हो गए तो जितने एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, डेड होते जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये इन्होंने तो एक ये जो न्यू प्रोडक्ट हैं जितने भी वाटर में स्टोर हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं, तो ये जितने भी बोतल वोतल इसको क्या किए वो लोग खा गए, जिससे क्या हो गया, उसका बाद में उसके इंटरनल पार्ट में क्या हो गया, बॉडी के इंटरनल पार्ट में डिके शुरू हो गया। डिके होने से क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी खत्म हो गए, और डिजॉल्व ऑक्सीजन में लेवल कम हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहे हैं तो एक्वाटिक मर रहे हैं, एक्वाटिक जितने जलीय जीव हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ये हो गया ओवरऑल आप लोग का प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसको इससे रिलेटेड बहुत सारे जगह, बहुत सारे कंट्री में इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। इसको मैं रब करता हूं। तो प्लास्टिक
जितने प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन करने के लिए सब कंट्री अलग अलग एक्शन लिए। तो सबसे पहले इन 2002 हमारे नेबरर कंट्री, ठीक है, पड़ोसी देश बांग्लादेश फर्स्ट बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो बांग्लादेश क्या किया, प्रथम देश था जिन्होंने प्लास्टिक उत्पाद पे प्रतिबंध लगाया। ठीक है, 2002 में बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन कर दिया पूरी तरह से। और उसके बाद तो हमारा पड़ोसी देश कर लिया, तो हमारा इंडिया भी शुरू कर दिया इसके लेके कि हम लोग भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन करें। तो सबसे पहले 2009 में हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश बैन प्लास्टिक। 2009 में क्या किया, हिमाचल प्रदेश भी क्या कर दिया, प्लास्टिक को बैन कर दिया। उसके बाद 2018 में सिक्किम क्या किया, बैन प्लास्टिक बोतल्स। और सिक्किम फर्स्ट स्टेट हो गया, वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। 2018 में सिक्किम क्या हो गया, वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। ठीक है, विश्व का प्रथम जैविक राज्य बन गया। और यहाँ पे जितने भी चीज हो रहे हैं ऑर्गेनिक चीजें यूज करके ऑर्गेनिक हो रहे हैं। ठीक है, खेती वेती जितने भी हो रहे हैं ऑर्गेनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रोकथाम किए गए, एक कंट्री कैसे कैसे इस पे वर्क किया है। तो सबसे पहले 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन किया। उसके बाद 2009 में हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक को बैन किया। उसके बाद 2018 में सिक्किम प्लास्टिक बोतल्स को बैन किया। ठीक है, ये प्लास्टिक बोतल्स को बैन किया और वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लें। तो इससे रिलेटेड आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग को ये पूछ सकता है कि पॉलीबैग को किसने डिजाइन किया। तो पॉलीबैग को आप लोग बता सकते हैं 1965 में स्टेफ गुस्ताव थुलिन जो कि स्वीडिश इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉलीबैग को डिजाइन किया। और पॉलीबैग को डिजाइन करने के लिए यूरोप की जो कंट्री थी, यूरोप की जो कंपनी थी सेलोप्लास्ट, उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया पॉलीबैग बनाने का। और 1997 तक देखा गया कि 1987 तक देखा गया कि 80% एरिया जो है पॉलीबैग को 80% पॉलीबैग जो है यूरोप में यूज होने लगा। ठीक है, फिर 1997 में चार्ल्स मूर करके एक रिसर्चर आया, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च में देखा कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट के कारण वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में मतलब सी में हम लोग उसको फेंकते जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उसको खा जा रहे हैं।
उसको खा जाने के बाद उसके अंदर कुछ दिनों के बाद क्या हो, उसके अंदर डिके होना शुरू हो जाता है। डिके होने से ऑलरेडी उसका अंदर में सड़ना गलना शुरू हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लस क्या हो रहा है, जो डिजॉल्व वाटर है, वाटर के अंदर, सी के अंदर जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व वाटर है उसका लेवल कम होते जा रहा है, क्योंकि ये आप लोग हम लोग जो है ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिजॉल्व वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जा रहा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म खत्म होते जा रहे हैं, डेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आप लोग का। तो चलिए आज मैं यह भी क्लास खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से आगे और भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो चलिए चलिए, तो आप लोग का आज क्लास यहीं पे एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, सॉरी नए टॉपिक्स के साथ। तो ओके, इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, और मेरी कोशिश हमेशा ये होगी कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एज वेल एज आप लोग का जो क्वेश्चन बनाने का लेवल हो वो इम्प्रूव हो। तो चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।